नमस्कार, सुप्रभात। जो हमने सीरीज शुरू करी है संकल्प से लेकर शिखर तक, उसमें आज मैं आपके सामने हिंदी के प्रश्न लेके आया हूं। तो शुरुआत करते हैं आज की सुबह हिंदी के प्रश्नों से। तो हिंदी के 20 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, धारू का देव पूजी गाड़ू का मसान, लोकोक्ति में धारू का क्या अर्थ है? यानी जो धारू शब्द है उसका क्या अर्थ है इस लोकोक्ति में? धारू का लोकोक्ति में क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, धारू का अर्थ है पर्वत। यानी मैंने क्या है, पर्वत शिखर के सारे पत्थर पूज लिए हैं, सारे पत्थर पूज लिए हैं और नदी के सारे मसान पूज लिए हैं, नदी के सारे मसान पूज लिए हैं, मसान पूज लिए। यानी सब लोगों से पूछा लिया है, फिर भी क्या है, नौकरी नहीं लग रही है। तो इसका जो अर्थ होगा धारू का अर्थ है आपका पर्वत। नदी को जो कहा जाता है, नदी को कहा जाता है आपका गाड़ या गाड़ू कह सकते हैं। तीर्थ को कहा जाता है गढ़वाली में तीर्थो। और पत्थर को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा ढूंगा या ढूंगी, ढूंगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन नहीं है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है, इसका आंसर दीजिए। जो सही नहीं है उसका आंसर देना है आपने कि कौन सा आपके पास सही आंसर नहीं है। जल्दी से आंसर बताएंगे। यानी पति का जो बड़ा भाई है उसे जिठान या जिठाणु कहते हैं। पति का छोटा भाई द्योर या देवर, बहन का पति ज्वाई और पुत्र वधु को क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से, कौन सा इसमें से आपका असत्य कथन है? पति का बड़ा भाई उसे जिठान कहा जाता है, ये ठीक है। पति का छोटा भाई उसको द्योर या दयोर, ठीक है। बहन का पति को ज्वाई या दामाद, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पुत्र वधु को सोर नहीं कहा जाएगा, सोर जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा आपको ससुर को या ससुर को, ठीक है। पुत्र वधु को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ब्योरी, या इसे हम कहेंगे आपका बौरी। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध था, यानी पुत्र वधु को आप कहेंगे बौरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, तीसरा क्वेश्चन। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? इसका आंसर दीजिए। तीसरा जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, उसका उत्तर दीजिए। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? बताइए। संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या आपका विशेषण है? जो अव्यय या अभिकारी शब्द होते हैं वो हम एक ही लाइन में हम उनका उत्तर दे सकते हैं। यानी इस प्रकार का एक वाक्य है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है या राम पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। अगर किसी क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं आपका क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण। और इस क्रिया विशेषण के आपके चार भेद होंगे, या तो काल बताएगा या स्थान बताएगा या परिमाण बताएगा या आपका तरीका बताएगा, रीति बताएगा। दूसरा जो होगा
यानी किसी संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य हिस्से से स्थापित करता है, यानी दो संज्ञाओं को जो जोड़ने का काम करेगा वो कहलाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। यानी इस मंदिर के पीछे शिव मंदिर है। अगर मैंने कहा इस मंदिर के पीछे शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, मंदिर है, तो यहां पे देखिए मंदिर और शिव मंदिर को जोड़ने का जो काम कर रहा है वही कहला, एक ही वाक्य में वो कहलाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। लेकिन अगर दो उपवाक्यों या दो पदबंधों को जो जोड़ने का काम करेगा, दो उपवाक्यों को, वो कहलाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। मेरा स्वास्थ्य खराब था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका, यानी दो उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम करेगा वो कहलाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। अब तीसरा होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होगा? अगर वाक्य के प्रारंभ में कोई पद प्रयुक्त है, इस प्रकार का प्रश्न आपका एसआई के पेपर में भी आया था। अगर वाक्य के प्रारंभ में कोई पद प्रयुक्त है तो वो कहलाता है आपका अव्यय, यानी अव्यय कहलाएगा। और अव्यय में आपका कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे जो शब्द था वो क्या है? अव्यय। आहा जो शब्द होगा वो होगा अव्यय, ठीक है। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं आपका क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औपचारिक पत्र के अंत में कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक जो पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, उन्हें कहते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे हमारा पारिवारिक या निजी संबंध होते हैं, उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं आपके अनौपचारिक पत्र। जैसे निमंत्रण पत्र हो गया, आपका धन्यवाद पत्र हो गया, वो कहलाएंगे आपके अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पे बताना है कि जो औपचारिक पत्र के अंत में कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। हाँ, तो औपचारिक पत्र के अंत में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका भौतिय। भौतिय, औपचारिक पत्र के अंत में भौतिय लिखा जाएगा। तुम्हारा भी नहीं लिखा जाएगा, आपका भौतिय भी नहीं आएगा, भवनिष्ठ भी नहीं आएगा। भवनिष्ठ आपका सद्भावी या शुभ चिंतक जो लिखा जाता है ये लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मक्खन को जौनसारी में किस नाम से जाना जाता है? जौनसारी शब्द जो है उसमें मक्खन को किस नाम से जाना जाता है? मक्खन, मक्खन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा जौनसारी में? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5, मक्खन को जौनसारी में किस नाम से जाना जाता है? तो मक्खन यहाँ पे नौणी लिखा है, नौणी जो होगा ये आपका किस में होगा? नौणी। नौणी जो लिखा कहा जाता है मक्खन को, वो कहा जाता है आपको कुमाऊनी में। कुमाऊनी में, कुमाऊनी में मक्खन को कहा जाता है नौणी। नौण या मक्खन जो कहते हैं, मक्खन ये कहा जाता है आपका गढ़वाली में। गढ़वाली में चोखण जो कहा जाता है, चोखण ये आपका रवाल्टी बोली है जो उत्तरकाशी वाले इलाके में बोली जाती है, उत्तरकाशी के रवाई वाले में, वहां पे बोला जाता है चोखण। तो जौनसार में जो मक्खन है उसको कहा जाता है आपका चोपड़। क्या कहा जाता है? चोपड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पूर्वी कुमाऊनी की बोली कौन सी नहीं है? ठीक है, जाज ग्रेसन आते हैं, वो कुमाऊनी की 13 बोलियां बताते हैं और 8 गढ़वाली के। उसके बाद भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे आते हैं। त्रिलोचन पांडे कहते हैं कि कुमाऊनी जो भाषाएं हैं उनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, उत्तर में, पूर्व में,
चार वर्गों में विभाजित किया जाता है, आपका उत्तर में, आपका दक्षिण में, पूरब में और आपका पश्चिमी में। तो उसने पूछा है कि निम्न में से पूर्वी कुमाऊनी की बोली कौन सी नहीं है, बताइए, जो पूर्व में नहीं रखी गई है। वो बतानी आपने जो पूर्व में नहीं रखी गई है। सोरियाली, सिराली, अस्कोटी, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी, और एक चौथी जो है डी, कुमैया। कुमैया ये आपके पूर्व में की बोलियां हैं, पूर्वी की, ठीक है। पचाई, पचाई जो है ये पश्चिमी की है, पचाई हो गया, गंगोई हो गया, फालदा कोटी हो गया, दनपुरिया हो गया, खसपरजिया हो गया, खसपरजिया, और आपका चोग खरिया, चोग खरिया। ये 6 बोलियां जो हैं आपकी किस में रखी गई हैं, ये आपकी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की हैं। उत्तरी की बात करें तो उत्तरी में जो है वो है आपकी जोहारी, उत्तर वाले इलाके में। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो बोली रखी गई है त्रिलोचन पांडे के अनुसार, वो रखी गई है नैनतलिया, नैनतलिया, या इसको रच भैंसी के नाम से भी कहा जाता है। तो ये आपकी दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में रखी गई। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, डी, ठीक है। पचाई जो है आपकी किसकी है, पचाई है आपकी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तिले धारू बोला से आशय है, यानी तिले धारू बोला से आशय है। तिले धारू बोला जीतू बगड़वाल के इस पे आधारित एक बहुत सुंदर गीत है। ये गीत जो लिखा है आपका, किसने लिखा है, ये लिखा है आपका नरेंद्र सिंह, सुप्रसिद्ध गायक हैं आपके नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा ये गीत लिखा गया है, तिले धारू बोला। जीतू बगड़वाल पे बहुत सुंदर गीत है। तो इस गीत का आशय क्या है, बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तिले धारू बोला, मैंने वचन रख दिए, तूने वचन रख दिए, उसने वचन रख दिए, सबने वचन रख दिए। तिले धारू बोला का मतलब है तूने इस पहाड़ पर, यानी तूने इन पहाड़ों पर, इन पहाड़ों पर क्या रख दिए, अपने वचन रख दिए। यानी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तूने क्या रख दिए, वचन रख दिए इन पहाड़ों पर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गौशाला का गढ़वाली समानार्थी नहीं है, बताइए। जो गौशाला है, जिसे हम छानी भी कह सकते हैं, छानी तो लिखा गया है यहां पे, गौशाला का गढ़वाली समानार्थी नहीं है। इसका आंसर दीजिए। गोट भी कहा जाता है, छानी भी कहा जाता है, मरोड़ो भी कहा जाता है, ठीक है, ये तो सही है, गोट, छानी और मरोड़ो। जो नहीं कहा जाता है वो कहा जाता है बंदड़ा। बंदड़ा जो कहते हैं बरनारायण, बरनारायण या दूल्हा या बर, ये कहा जाते हैं आपके दूल्हे को। जो दूल्हा होता है वर, उसे कहा जाता है ये दूल्हा, ठीक है। तो बंदड़ा आपका यहां पे राइट आंसर है। बंदड़ा जो होगा समानार्थी वो होगा आपका दूल्हा का। अगला देखते हैं, तेल की पिराठी करने का काष्ठ पत्र कहलाता है। तेल की पिराई करने का काष्ठ पत्र, जिसमें तेल रखा जाता है घर में, उसका जो काष्ठ पत्र है वो क्या कहलाता है। परोठो जो ये होता है, परोठो, परोठो क्या होता है, परोठो आपका होता है दही
रखने के लिए बनाया गया लकड़ी का पात्र। दही रखने के लिए बनाया गया लकड़ी का पात्र, लकड़ी का पात्र, यह कहलाता है पुरोठो। परिया जो होता है, परिया आपका होता है दही मथने के लिए बनाया गया पात्र, दही मथने के लिए, ठीक है। तब अब जाके मट्ठा निकलती है जो परिया में करते हैं, किससे? छोलनी से। छोलनी कहा जाता है उसे, हाँ छोलनी। दही मथने के लिए बनाया गया उस काष्ठपत्र वो कहता है परिया। दबली क्या होगा? दबली आपका जो गांव में बनता है बाड़ी, बाड़ी को घुमाने वाली बनाई गई लकड़ी, बाड़ी को घुमाने के लिए बनाई गई लकड़ी, ठीक है, जिससे बाड़ी को घुमाते रहते हैं, वो कहलाता है आपका दबली या दुबली, ठीक है। इस बाड़ी जो शब्द है इसको जौनसारी में क्या कहते हैं? जौनसारी मूवी देखी होगी आपने, मेरे गांव की बाट, उसमें भी है ये बाड़ी, क्या कहते हैं इसको? आंसर दीजिए इसका। जौनसारी में जो इसे कहा जाता है वो कहा जाता है खेंडा, खेंडा या खिंडाड़ी भी कह सकते हैं, खिंडाड़ी, खिंडाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा तेल की पिराई करने का काष्ठ पत्र, वो कहलाता है आपका दुनेटू, ठीक है। अगला, देवनागरी लिपि में निम्न में किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है? यानी कौन सी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? कौन सी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? बताइए। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बताइए, जो देवनागरी लिपि में किस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। नेपाली का भी आपका क्या है देवनागरी लिपि में प्रयोग? हिंदी, कोंकणी, आपका बोडो भी आती है, ठीक है। मराठी इंपॉर्टेंट है, मराठी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो नहीं लिखी जाती है वो आपका मैथिली है। मैथिली जो है वो लिखी जाती है तिरहुत, तिरहुत देवनागरी लिपि में, तिरहुत देवनागरी लिपि में। कश्मीरी किस में लिखी जाती है? कश्मीरी, बताइए, कश्मीरी का आंसर दीजिए। कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, या गुजराती हो गया, ये किस लिपि में लिखे जाते हैं? कश्मीरी जो है पूर्ण तरह देवनागरी नहीं है, पूर्ण ये लिखी जाती है अरबी फारसी, अरबी फारसी देवनागरी लिपि, अरबी फारसी देवनागरी लिपि। सिंधी भी आपका क्या है? सिंधी भी इसी में लिखा जाता है, अरबी फारसी देवनागरी में। गुजराती जो है वो है आपका गुजराती, गुजराती देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। मैथिली की जो लिपि है वो है तिरहुत देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वाड बाग जो हूण लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए। क्वाड बाग जो हूण लोकोक्ति का अर्थ है। क्वाड का अर्थ होता है कोना, बाग यानी एक किनारे पे, जो हूण बैठा हुआ, बताइए। बताइए क्या आंसर होगा?
ध्यान लगाकर किसी की बात सुनना, यानी यहां तो नहीं होगा, ये होगा आपका कान लगाना, कान लगाना, कान लगाना। विशेष होना, अदृश्य रहना, एक जगह स्थिर न रहना, एक जगह स्थिर न रहना। इसका जो होगा वो होता है खूट खजाना, खूट खजाना, खूट खजान, एक जगह स्थिर न रहना। विशेष होना, विशेष होना क्या होगा? विशेष होना जो होता है वो होता है इंद्राणी फल, इंद्राणी फल या इंद्राणी फल। बताइए। अब एक आंसर बता है अदृश्य रहना, क्वाड बाग जो होना, यानी एक कोने का बाग जैसा होना, यानी कोने का, कोने का क्या होगा? बाग जैसा होना, कोने का बाग जैसा होना। इस लोकोक्ति का अर्थ है कोने का बाग जैसा होना, यानी लोगों को दिखाई न देना, वो कहलाता है आपका अदृश्य रहना। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर नहीं, इसका जो आंसर है वो है आपका कोने का बाग, एक कोने पर बैठा है बाग जैसा, यानी अदृश्य रहना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का कौन सा उदाहरण है? 4 ऑप्शन में से यण संधि का उदाहरण बताना है कि यण संधि का कौन सा सही उदाहरण है। सूक्ति, सूक्ति तो बाहर हो गया। सूक्ति में आपका कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। सु प्लस उक्ति, उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ बनाते हैं। रमेश्वर्य, रमेश्वर्य में आपकी वृद्धि संधि है रमा प्लस ऐश्वर्य, रमा प्लस ऐश्वर्य, इसमें तो वृद्धि संधि है। राम प्लस ईश्वर, इसमें गुण संधि है राम प्लस ईश्वर, ईश्वर, यानी अ के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। अब देखिए देवेश्वर्य, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी में आपका यण संधि है। यण संधि को क्या करते हैं हम? जो आधा शब्द है उसको हमेशा पूरा लिखते हैं। देव, आगे जो स्वर बाहर निकल रहा है उसको अलग कीजिए। ए के साथ क्या स्वर लगा है? ऐश्वर्य, तो ये हो गया आपका ऐश्वर्य। ठीक है। अब बीच में बना है क्या है? या, तो या जो बनता है किससे बनता है? ई की मात्रा से, तो ये हो गया आपका देवी प्लस ऐश्वर्य। तो ई के बाद अन्य असमान स्वर आए तो वो कहलाते हैं आपकी यण संधि। तो ये जो यण संधि का उदाहरण है वो है आपका देवेश्वर्य। अगला, ब्योल और ब्योली का सही अर्थ है। ब्योल और ब्योली का सही अर्थ है, बताइए। ब्योल का अर्थ कल मत कर देना, कल तो आपका भोल होता है, भोल कोई ना देखी, यानी कल किसने देखा। ठीक है। घर का मकान बोल सकते हैं, कूड़ू बोल सकते हैं। पिता माता नहीं हो सकता है, मर्द आदमी होगी, जनानी औरत होगी। तो एक ही आंसर है। ब्योल जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर को, यानी दूल्हा बन गया, दूल्हा को क्या कहा जाता है गढ़वाली में? ब्योल। ब्योली किसे कहा जाता है? वधु को, यानी जो दुल्हन रहती है उसे कहा जाता है ब्योली गढ़वाली में, और ब्योल कहा जाता है गढ़वाल। ठीक है। ब्योल कहा जाता है दूल्हा को और ब्योली कहा जाता है दुल्हन को। तो यहां पे जो आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी। अगला, देवनागरी लिपि के सुधार प्रक्रम में मात्राओं को व्यंजन के बाद रखने का सुझाव किसने दिया? यानी जो हमारी जो मात्राएं हैं, जैसे मैंने अगर क लिखा है तो मात्राएं आपकी दैनी और ऐसे लगाई जाएं, ये सुझाव किसने दिया बताइए। ठीक है। क यहाँ लिखा जाए और मात्राओं को व्यंजन के बाद रखने का सुझाव दिया, ऐसे लिखा जाए, या आपका तो लिखते हैं तो इसके ऊपर जो मात्रा है उसको दैनी और लगाई जाए। ये सुझाव आपका किसने दिया था देवनागरी लिपि में? इसका आंसर दीजिए। श्याम सुंदर दास ने, काका कालेलकर ने, गोरख प्रसाद ने, राधा कृष्ण ने। काका कालेलकर की जो समिति बनती है वो बनती है 1935 में। ठीक है। इनकी जो समिति बनती है उसमें जो इनका जो सहयोग देते हैं वो सावरकर बंधु देते हैं, और ये जो सुझाव देते हैं ये अ की ब्राखड़ी का सुझाव देते हैं, अ की ब्राखड़ी। और इस अ की ब्राखड़ी को भ्रामक कहते हैं आपके
जो नरेंद्र देव की समिति बनती है 1947 में, अ की ब्राखड़ी का जो सुझाव है वो देते हैं आपका काका कालेलकर, और ये स्वर ध्वनियों की संख्या कम करने की बात करती है, यानी अ से ही सब कुछ बनाया जाए इस तरीके से, ये इन्होंने सुझाव दिया। और उनका साथ जो दिया वो दिया आपका सावरकर बंधुओं ने। दूसरी बात इन्होंने अपनी समिति में लिखी थी सिरोरेखा को हटाना, यानी सिरोरेखा को क्या किया जाए, सिरोरेखा को हटा दिया जाए। लेकिन ये बात असिद्ध है, क्योंकि आज भी हम क्या है सिरोरेखा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत है, ठीक है, सिरोरेखा को हटाने। तीसरा जो इन्होंने कहा, एक इस प्रकार का वर्ण था, इस प्रकार का, इसकी जगह पे आप अ का प्रयोग किया जाए, इसकी जगह पे क्या है अ लिखा जाए, और आज हम अ का प्रयोग करते हैं, ऐसा वर्ण तो दिखने को नहीं मिलता है, तो आज हम क्या है अ का प्रयोग करते हैं इस वर्ण की जगह। चौथा इन्होंने कहा है जो र और व, जो र और व अलग लिखे जा रहे हैं उनको इस तरीके से लिखा जाए और एक नया वर्ण बनेगा, वो नया वर्ण जो है वो क्या है ख। ये भी हम इन्होंने स्वीकार कर लिया था, तो ये भी लिखा जाता है। ये कहा था आचार्य किसने, काका कालेलकर की जो समिति बनती है 1935 में। श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया, यानी पंचम वर्ण जो है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। राधा कृष्ण की जो समिति बनती है वो बनती है आपकी 1953 में। 1953 में राधा कृष्ण की जो समिति बनती है वो ह्रस्व स्वर ई की जो मात्रा है, ई की मात्रा वो व्यंजन से पूर्व लगाने का सुझाव देते हैं कि व्यंजन से पूर्व लगाया जाए ह्रस्व स्वर ई की मात्रा। तो 1953 में राधा कृष्ण समिति बनती है। यहाँ पे जो आंसर होना था कि दाहिनी ओर लिखा जाए, यानी व्यंजन के बाद लिखा जाए, तो इसका जो आंसर होता वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि के लिए अंतिम मानकीकरण कब किया, ये आंसर आपने कमेंट में बताना है कि अंतिम मानकीकरण कब हुआ देवनागरी लिपि का। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है अगला। कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, इसका आंसर दीजिए। कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, बताइए। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा का संबंध, जो सर्वनाम क्या है किसी संज्ञा से पहले आएगा और उसी की ओर इशारा कर रहा है, वो कहलाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम उस संज्ञा से पहले आता है जिसके लिए वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कोई शब्द है किसके लिए आया है, इस बच्चा के लिए, और इसी की ओर इशारा कर रहा है, ये कहलाता है आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे मैंने कहा वह रमेश का घर है, वह रमेश का घर है, घर है, ठीक है। तो ये वह शब्द किसके लिए, घर के लिए है, लेकिन घर इसके तुरंत बाद नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया सर्वनाम, और सर्वनाम में निश्चयवाचक। मैंने कहा वह घर रमेश का है, वह घर रमेश का है, तो जी ये वह शब्द है किसकी ओर इशारा कर रहा है, इस घर की ओर, तो ये कहलाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक नहीं हो सकता है, निश्चित संख्यावाचक नहीं हो सकता है क्योंकि ये निश्चित नहीं है। निश्चित जहां आप गिन सकते हैं, मैंने कहा पुस्तकालय में 500 पुस्तकें रखी हैं या कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं, तो वो क्या है निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक जिनको गिना नहीं जा सकता है, लेकिन गिना तो जा सकता है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, वो कहलाता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने कहा कक्षा में लगभग 20 लोग उपस्थित हैं, तो लगभग है यानी निश्चित नहीं है, तो वो कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। जहां मात्रा बताए, मापतोल की जो वस्तुएं हों वो कहलाती हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मेरी शर्ट पे 2 मीटर कपड़ा लगा, तो वो क्या होगा आपका मीटर, मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, वो कहलाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
सॉरी परिमाणवाचक विशेषण। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका आंसर देना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आंसर दीजिए जल्दी से। महत्व, अंतर्धान, गदर्भ, निरोग। निरोग तो गलत लिखा गया है। निरोग में कौन सी संधि है, इसका आंसर आप दो। निरोग ऐसा लिखा जाएगा। अंतर्ध्यान जो है वो लिखा जाता है अंतर्धान, इस तरीके से ये आएगा। गदर्भ नहीं होता है, इसको जो शुद्ध वर्तनी है वो है र पहले आएगा, यानी गदर्भ। ठीक है, तो महत्व आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। महत्व आपका शुद्ध वर्तनी है, जो होता है महत प्लस तौ। महत प्लस तौ, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है महत्व। महत्व आपका शुद्ध वर्तनी है, बाकी सारे क्या है अशुद्ध थे। अगला 17वां क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर लॉ किस प्रकार की ध्वनि है? लॉ का बताना है कि लॉ आपकी कौन सी ध्वनि है। आसान सा बेसिक सा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। परकंपित क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिस ध्वनि के उच्चारण में हमारी जीभ मुख में तेजी से लड़खड़ाए वो कहलाती है परिकंपित या लुंठित ध्वनि। कौन सी है? इसका जो आंसर है वो है आपका र, परकंपित और लुंठित। ठीक है, उत्क्षिप्त, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ पहले ऊपर उठेगी, फिर क्या है मुर्दा को स्पर्श करती है और झटके के साथ नीचे गिरती है, वो कहलाती है उत्क्षिप्त। जो इसका आंसर है वो है अड़ और अढ़। इनको द्विगुण वर्ण भी कहते हैं और ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षशील नहीं होता है, ऊष्म संघर्ष होते हैं। तो ऊष्म संघर्ष क्या होंगे? जहां पे जिन वर्णों के उच्चारण में आपको संघर्ष के साथ ध्वनि बाहर निकलती है वो कहलाती है आपकी स, स, स और ह। ये है आपके संघर्ष या ऊष्म व्यंजन। तो प्रयत्न के आधार पर जो लॉ है वो कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक, जिसमें हवा जो है, वायु जो है हमारी जीभ के अगल बगल से निकल जाती है, वो कहलाता है आपका पार्श्विक वर्ण। तो लॉ जो है वो है आपका पार्श्विक। अगला 18वां क्वेश्चन देखिए, वे लघुतम सार्थक खंड या शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कहलाते हैं। वे कहलाते हैं, क्या कहेंगे उनको बताइए। वे लघुतम सार्थक खंड शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगेंगे, शब्दों के अंत में लगेंगे। ठीक है, और फिर आपका एक नया शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं शब्दांश, शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश जुड़ते हैं शब्दांश, और एक नया शब्द यहां भी बनता है, या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देंगे या विशेषता ला देंगे, उसे तो कहते हैं आपके उपसर्ग। वो कहलाएगा आपका उपसर्ग। ठीक है, जो शब्द के आरंभ में जुड़ता है। जो शब्द के बाद जुड़ता है और उस नया शब्द बनाता है वो कहलाता है आपका प्रत्यय, वो कहलाएगा आपका प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यय। संधि क्या होगा? दो वर्णों के मेल से, वर्ण की बात हो रही है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका संधि। दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, नया शब्द जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आपका समास। तो इसका जो राइट आंसर है, शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है प्रत्यय। अगला 19वां क्वेश्चन देखिए,
राजेश जोशी की कौन सी रचना नहीं है? राजेश जोशी को साहित्य अकादमी कब मिला? इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। तो राजेश जोशी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। राजेश जोशी की कौन सी रचना इन 4 ऑप्शनों में से नहीं है? कपिल का पेड़, ये आपकी क्या है? राजेश जोशी की रचना है। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, ये राजेश जोशी की है। नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु किसकी है? ये है आपके मंगलेश डबराल की। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये रचना आपकी राजेश जोशी की नहीं है। अगला चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन जो है आपके सामने है, उनमें से आपका पास शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं नहीं होगा, भारत में अनेक क्या है? भाषा बोली जाती है, भाषाएं नहीं होगी। भारत में अनेक भाषा बोली जाती है। मुझको घर जाना है, मुझको गलत है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझको नहीं आएगा। मुझे घर जाना है। वह रोज गुनगुने, वह रोज गुनगुने, गुनगुने, गरम नहीं आएगा। गरम यहाँ पानी, गुनगुने हो गया तो ये एक ही आएगा, गुनगुने से नहाता है। गरम यहाँ पे नहीं आएगा, वह रोज गुनगुने पानी से नहाता है। यहाँ मत लिखो, यहाँ मत लिखो, ये आपका क्या है? शुद्ध वाक्य है। बाकी सारे क्या थे? अशुद्ध। तो ये था आज का। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं कल सुबह क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।